IVM 70 के दशक में भारतीय पिचों पर भारतीय स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला था और टीम में तब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार स्पिन गेंदबाज खेला करते थे। और अब आज के दौर की अगर हम बात करें तो 3 स्पिनर जरूर खेलते हैं, लेकिन 2 स्पिनर इनमें से ऐसे हैं जिनकी जबरिया जोड़ी इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में दहशत फैला रही है। हम बात कर रहे हैं आर अश्विन और रविंद्र जडेजा की, एक ऐसी जोड़ी जो भारतीय पिचेस पर अनप्लेबल है, जिनके सामने विदेशी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना एक बड़ा चैलेंज होता है। आज इसी स्पिन जोड़ी के बारे में बातचीत करेंगे और क्या क्रिकेट इतिहास की सबसे खतरनाक स्पिन जोड़ी के तौर पर रविंद्र जडेजा और आर अश्विन अपनी पहचान बना रहे हैं। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे और सबसे बड़ा मुद्दा ये भी रहता है कि जब भी कोई स्पिन गेंदबाज डोमिनेट करता है तो उनके कप्तान का रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कप्तान का विश्वास ही अपने फिरकी के फनकारों से उनका बेस्ट प्रदर्शन करवाता है। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। हमारे साथ जो तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं उनका भी ढेर सारा स्वागत है और हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स निखिल भाई और राजकुमार सर इस समय अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। निखिल भाई बायो बबल में मोहाली में है, तो राजकुमार सर गुवाहाटी से अब सीधे पहुंच चुके हैं मुंबई, जहां पे क्रिकेट का प्यार आप देख रहे होंगे कि कितनी ट्रैवलिंग चल रही है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स की। तो बायो बबल के बीच में बॉलिंग की बात होगी और मजे की बात यह है कि आज हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स स्पिन गेंदबाज रहे, अपने अपने टाइम पे शानदार स्पिन गेंदबाजी करते थे और बड़ा गर्व महसूस कर रहे होंगे। आज की स्पिन जोड़ी जो है वो डोमिनेट कर रही है वर्ल्ड क्रिकेट में। निखिल भाई गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग के साथ साथ एक गुड सवाल भी है कि क्या रविंद्र जडेजा और अश्विन की जोड़ी क्रिकेट इतिहास की सबसे खतरनाक स्पिन जोड़ी बनने की तरफ कदम बढ़ा रही है? गुड मॉर्निंग राजीव भाई। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अब स्पिनर्स की बारी है बात करने की, नहीं तो सारा लाइमलाइट जो है ना सभी बैट्समैन ले जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। देखिए उस तरफ जरूर चल रहे हैं और मैं चाहूंगा कि अगर वो सबसे खतरनाक जोड़ी बन जाएंगी तो यानी कि भारतीय क्रिकेट और तेजी से आगे भी बढ़ता चला जाएगा। मुझे लगता है कि एक और खतरनाक जोड़ी थी जब अनिल कुंबले और हरभजन सिंह साथ में गेंदबाजी करते थे, वो भी एक बहुत ही खतरनाक और असरदार एक वो जोड़ी थी। लेकिन जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और दोनों मजे की बात है राजीव भाई, जब आप उनको गेंदबाजी करते हुए देखते हैं, अच्छे स्पेल में सभी गेंदबाज अच्छा करते हैं, लेकिन अगर विकेट और उस दिन आपका या वो स्पेल आपका अच्छा भी नहीं हो रहा, ये दोनों गेंदबाज कम से कम अपना टप्पा नहीं छोड़ते। बैट्समैन को बहुत खराब गेंद कभी गिरती नहीं है कि आपने बिल्कुल ही खराब गेंदें 2 डाल दी एक ओवर में। हमेशा बैट्समैन को कुछ अलग करके रन बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। तो पता चलता है कि वो, मैं मानता हूं कि हर स्पिनर क्या हर गेंदबाज के लिए उसकी रोजी रोटी होती है। जो टप्पा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आप वो अपना टप्पा सुधारते हैं, फिर आप परिवर्तन की कोशिश करते हैं, अलग अलग गेंद डालने की कोशिश करते हैं। तो उस मामले में अनिल कुंबले और हरभजन सिंह और अब रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक जोड़ी है। लेकिन क्या राजकुमार सर, जो जिस तरह निखिल भाई कह रहे हैं कि अनिल कुंबले और हरभजन, देन रविंद्र जडेजा और अश्विन, कितना आप सहमत है निखिल भाई की बात से? तो देखिए, मैं निखिल की बात से काफी हद तक सहमत हूँ राजीव की। जो कुछ अचीव अनिल कुंबले और हरभजन ने किया, वहां पर ये जोड़ी जरूर अश्विन और जडेजा की उस तरफ जा रही है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है अभी अचीवमेंट्स जो पहले वाली जोड़ी है उनके ज्यादा हैं, और उनके आप अगर स्टैट्स भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनके स्टैट्स बेटर हैं। लेकिन ये अच्छी बात है भारतीय क्रिकेट के लिए कि ये दोनों स्पिनर है टेंडम शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप हो रही है इनकी गेंदबाजी में, और ये एक बहुत खतरनाक जोड़ी के रूप में उभर कर आ रही है, एटलीस्ट होम कंडीशंस में। तो भारतीय विकेट्स पर इन दोनों स्पिनर्स के होते हुए भारत को हराना काफी मुश्किल हो जाता है, जो शायद हरभजन और अनिल कुंबले के समय पे भी था। तो वही चीज अब ये रिपीट हो रही है और ये लोग भी एक महान जोड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। निखिल भाई, लेकिन हरजैन हमारे व्यूवर है, उनका कहना है कि अश्विन बहुत बड़े गेंदबाज भारतीय या एशियाई कंडीशंस में है, जैसे ही सेना देशों में जाते हैं उनका असर खत्म हो जाता है। क्या वर्ल्ड क्लास जोड़ी बनने के लिए इन दोनों को ही, रविंद्र जडेजा और अश्विन को, सेना देशों में जाके विकेट्स निकालनी पड़ेंगी? जी देखिए, चैंपियन गेंदबाज हैं दोनों के दोनों, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप सेना कंट्रीज में जाते हैं तो परिस्थितियां जो है ना फिंगर स्पिनर के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि विकेट निकालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब अलग अलग किस्म की गेंद
डालने में महारत हासिल कर रहे हैं दोनों ही गेंदबाज। रविंद्र जडेजा के वो आर्म बॉल, जिस तेजी से वो गेंद डालते हैं। सेना कंट्रीज में भी चौथे दिन, पांचवें दिन गेंद घूमता है तो उसको पूरी तरीके से वो मैक्सिमाइज कर लेते हैं। रविचंद्रन अश्विन अगर गेंदबाजी करने आते हैं सेना कंट्रीज में, आप किस समय गेंदबाजी करने आ रहे हैं? पहले दिन, पहली इनिंग, दूसरे दिन या चौथे इनिंग में, जब आप चौथे दिन या पांचवें दिन गेंदबाजी कर रहे हैं तो सेना कंट्रीज में विकेट अलग हिसाब से चलता है। लेकिन वो भी बहुत जरूरी है राजीव भाई कि जब अगर आप एक सपोर्टिंग रोल सेना कंट्रीज में अपने फास्ट बॉलर्स को दे रहे हैं तो आप एक एक दो दो विकेट चटका के भी आप टीम के लिए योगदान दे सकते हैं। लेकिन जब आप भारत या एशियाई मूल में आप खेल रहे हैं तब जिम्मेदारी जो है वो आपकी हो जाती है। स्पिनर की 20 में से कम आप 15 या 16 विकेट निकालने की कोशिश करते हैं और सपोर्टिंग रोल हो जाता है फास्ट बॉलर्स का। और ये काम बहुत अच्छे से कर रही है ये जोड़ी, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। जब जब भारत में खेले, जब जब आप एशिया में खेले हैं, ये जिम्मेदारी इन गेंदबाजों ने अपने कंधों पे ली है। वो कंसिस्टेंसी नजर आती है कि आपके मतलब की विकेट, या आप जब एशिया में खेल रहे हैं तो आप विकेट चटकाने में सफल हुए। इसीलिए भारतीय टीम का जो ग्राफ है टेस्ट क्रिकेट में इतना बढ़िया चल रहा है। और ये बड़ी खतरनाक जोड़ी सिर्फ स्पिन की भी नहीं है। जब आप सेना कंट्रीज में जाते हैं, मेरे को लगता है कि बहुत सालों के बाद एक बहुत ही असरदार वो 4 बॉलर का गुच्छा बना है भारत का, या 5 बॉलर्स का। जब फास्ट बॉलर्स की अगर आप बात करें, जब उनके मतलब की विकेट होती है तो आपको 20 विकेट निकाल के देते हैं, और स्पिनर्स की मदद की विकेट होती है तो हमारे 2 ही गेंदबाज इतने खतरनाक और असरदार साबित होते हैं। तो बहुत सालों के बाद ये एक बहुत बढ़िया एक बॉलिंग यूनिट बना है भारतीय टीम का। आप भी सहमत है राजकुमार सर? हालांकि सेना देशों में दोनों को एक साथ खेलने का मौका कम मिलता है। बहुत रेयर था जब हमने हरभजन और कुंबले को भी सेना देशों में साथ खेलते देखा। हर्षजैन एक और सवाल इसीलिए कर रहे हैं कि कुंबले और हरभजन की जोड़ी जो है सेना देशों में ज्यादा लीथल जोड़ी थी जब वो साथ खेले हैं, क्योंकि उनको बाउंस ज्यादा उनकी गेंदबाजी में देखने को मिलता था। क्या एक बड़ा रीजन ये भी देख रहे हैं, थोड़ा वेरिएशन ज्यादा थी अनिल कुंबले और हरभजन के पास? देखिए राजीव, मैं यहाँ सहमत हूँ जैन साहब की बात से कि शायद जो अनिल कुंबले और हरभजन की जोड़ी थी वो ज्यादा लीथल थी सेना कंट्रीज में। स्पेशली अगर आप देखें इन दोनों रविंद्र जडेजा और अश्विन को, तो अक्सर आपने देखा होगा कि सेना कंट्रीज में एक ही दोनों में से एक ही गेंदबाज खेलता है। और अक्सर हमने देखा है कि रविंद्र जडेजा खेलते हैं क्योंकि उनको एक रोल दिया जाता है, वहाँ एक रोल असाइन किया जाता है उनको कि आप एक एंड से रन रोकिए और जल्दी ओवर्स डालते हैं। वो काफी रेस देते हैं फास्ट बॉलर्स को और साथ साथ बीच में 2-3 विकेट लेते हैं। एक शानदार फील्डर है और बल्लेबाजी अच्छी करते हैं। तो वहां पर एक डिफरेंट रोल है सेना कंट्रीज में हमारे स्पिनर्स का, क्योंकि वहां पर विकेट बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही होती स्पिन गेंदबाजी को। लेकिन जब भी इंडिया में खेलते हैं ये दोनों स्पिनर इकट्ठे, तो एक शानदार जोड़ी के रूप में ये उभर कर आते हैं। और मेरा मानना है कि शायद हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, दोनों जोड़ियों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने अपनी अलग स्टाइल होता है। हरभजन और अश्विन का देखें या अनिल कुंबले और रविंद्र जडेजा का, तो वो डिफरेंट बॉलर्स थे, डिफरेंट एरा था। और मुझे लगता है कि हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस जोड़ी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और अब ये जोड़ी बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है। निखिल भाई, क्योंकि मैच में कमेंट्री कर रहे थे, आप मैदान पे थे, मीश सोनी का एक सवाल है, उनका पूछना है कि क्या थॉट्स हैं आपके जिस तरह से जडेजा ने गेंदबाजी की, और बहुत आसान नहीं होता जब आप इंजरी के बाद खासतौर से लॉन्ग फॉर्मेट में वापसी कर रहे हो। बड़ा मुश्किल होता है। और सोनी साहब के सवाल का जवाब दूं तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा था बैटिंग करने के लिए। ये रविंद्र जडेजा की कला थी कि जब गेंद में घुमाव प्राप्त कर रहे थे तो तेजी से घूम रहा था इस स्लो विकेट के ऊपर भी। तो बैट्समैन अगर एक बारी हवा में बीट होता या हाथ से नहीं देखता, ऑफ द विकेट वो कोई मौका नहीं दे रहे थे, इसीलिए इतने खतरनाक और असरदार साबित हुए। और इंजरी से, जैसे आपने कहा सोनी साहब, कभी भी आसान नहीं होता किसी भी गेंदबाज के लिए। इंजरी के बाद रिहैब होता है, रिहैब के बाद जब आप अभ्यास कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, पता चलता है कि रविंद्र जडेजा ने भी कितनी प्रैक्टिस की है। एक रुमाल रख के वो गुड लेंथ एरिया पे लगातार आप गेंदबाजी करते रहते हैं और फिर वहां से आप पेस को वेरी करने की कोशिश करते हैं। बहुत जरूरी होता है कि टेस्ट क्रिकेट में कि आप अपने एरियाज को ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप अपने एरियाज को छोड़ देंगे और हर ओवर में थोड़े से रन लीक होते जाएंगे तो बॉलर का कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। और स्पिन बॉलर या किसी भी बॉलर के लिए हावी होने के लिए वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो और वो कॉन्फिडेंस आता है कि लगातार आप मेडन के ऊपर मेडन डालते चले जाएं,
तब आप बैट्समैन के ऊपर आप दबाव डाल सकते हैं, और ये जडेजा ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। राजकुमार सर, हर्षजैन का एक और सवाल है, उनका कहना है कि क्या फ्यूचर में हम जड्डू और अश्विन को एक साथ सेना देशों में खेलते देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग इन दोनों खासतौर से जडेजा कर रहे हैं, एक ऑलराउंडर के तौर पे तो वो अपनी जगह फिट करते हैं, और अश्विन का रोल थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए दोनों को हम आने वाले टाइम में एक साथ खेलते देख सकते हैं। राजीव, डिपेंड करेगा सेने कंट्रीज में भी आपको कैसा विकेट मिलता है। अगर वहां पर कंड्यूसिव है फास्ट बॉलिंग के, तो भारत 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलता है, तो वहां पर दोनों स्पिनर्स के खेलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सपोर्टिंग अगर विकेट है स्पिन के लिए, तो ये दोनों गेंदबाज खेल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ऑलराउंडर्स हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं बल्ले से भी, और जडेजा तो एक शानदार फील्डर भी है। लेकिन मेरा मानना है कि सेना कंट्रीज में दोनों का इकट्ठे खेलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, अनलेस एंड अनटिल की विकेट काफी स्लो हो। वैसे अगर देखा जाए तो सेना कंट्रीज में भी अब विकेट उतनी फास्ट नहीं रह गई हैं जैसे पुराने समय में होती थी। अब काफी स्पिन को भी सपोर्ट करती हैं, लेकिन फिर भी कोई भी टीम अगर आप देखें 2 स्पिनर्स के साथ नहीं खेलती। निखिल भाई, क्योंकि बात अश्विन की भी हो रही है, जब रविंद्र जडेजा टीम में प्लेइंग 11 में टेस्ट टीम होते थे सेना देशों में, विराट की कप्तानी में खास तौर से वो उनकी पहली पसंद है। उससे पहले जाए तो धोनी जो है अश्विन को प्रेफर करते थे खिलाना। अभी जो कप्तानी की स्टाइल आप रोहित की देख रहे हैं, उनकी नंबर 1 प्रेफरेंस कौन होगी जब सेना देशों में खेलेंगे, और क्या ये एक साथ ये जोड़ी खिलाने की हिम्मत जुटाएंगे रोहित? राजीव में सेना कंट्रीज में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, और 2018 से विराट कोहली क्यों प्रेफर कर रहे थे? विराट कोहली रविंद्र जडेजा को इसलिए प्रेफर कर रहे थे कि 2018 से रविंद्र जडेजा बतौर बैट्समैन, उनकी औसत जो है लगभग 63 की एवरेज है टेस्ट मैचेस में। और सेना कंट्रीज में आप जब 3 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं या 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, एक स्पिनर आपको खिलाना पड़ता था, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में आपको ओवर रेट भी जो है वो बरकरार रखना पड़ता था। अगर ओवर रेट गिरेगा तो फिर आपके पॉइंट्स डॉक कर दिए जाते हैं, आपको वो पेनल्टी लगती थी टेस्ट मैच जीतने के बावजूद। और रविंद्र जडेजा एक ऐसे गेंदबाज है कि इतनी तेजी से अपने ओवर खत्म करते हैं, तो बाकी फास्ट बॉलर्स को वो समय भी मिलता है, तो वो कॉम्बिनेशन, वो बैलेंस बनाने के लिए वो बिल्कुल फिट बैठते थे। अब रही बात कि आप जब सेना कंट्रीज की बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी रहेगा कि आप कितने बैट्समैन खिलाने को देख रहे हैं या कितने बॉलर खिलाने को देख रहे हैं। आप 5 बॉलर खिलाने को देख रहे हैं तो आपका बैलेंस क्या रहेगा? आप 4 बैट्समैन 6 बैट्समैन खिला रहे हैं या 5 बैट्समैन खिला रहे हैं, एक ऑलराउंडर हो जाएगा, फिर 5 बॉलर हो जाएंगे, या सिर्फ 4 ही फास्ट बॉलर खिलाएंगे, या 3 and 1 खिलाने को देखेंगे, क्योंकि स्पिनर आपको खिलाना पड़ेगा। उस लिहाज से मुझे लगता है रविंद्र जडेजा हमेशा हर कैप्टन के लिए आगे ही रहेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस रहेंगे, क्योंकि एक तो ओवर जल्दी से खत्म कर देते हैं और आपकी निचले क्रम में बैटिंग में और मजबूती और कंसिस्टेंसी नजर आती है। एक सवाल कसाट साहब का है राजकुमार सर की, जो भी फॉरेन टीम ट्रेवल करती हैं, उनमें सबसे अच्छी स्पिन जोड़ी लेकर कौन हिंदुस्तान आया है आपकी नजर में? जहां तक उनको लगता है, मुझे भी लगता है कि मॉन्टी पेनेसर और ग्राहम स्वान 2 ऐसे जोड़ी थी जिन्होंने डोमिनेट किया यहाँ पे। और ये एक तरह से सिग्नल है उन तमाम टीमों के लिए जो हिंदुस्तान आना चाहती है कि अच्छे 2 स्पिनर लेके आइए, तभी आप लड़ सकते, नहीं तो श्रीलंका जैसे अगर आप एक स्पिनर खिलाएंगे तो फिर हाल जो कुछ होना है वो मोहाली ने कहानी लिख दी। बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा। ग्राहम स्वैन और मॉन्टी पेनेसर की ही जोड़ी कैसी आई थी, जिन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को तंग किया था, और क्योंकि दोनों एंड से सीरीज हार गए थे राजकुमार सर, बिल्कुल मुझे याद आता है, वही सीरीज हम हारे थे इंग्लैंड से। और उसके बाद अगर आप देखें, किसी भी टीम के पास एक अच्छा बॉलर होता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर नहीं आया भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर कि दोनों एंड से प्रेशर आ रहा हो। तो जरूरी है कि 2 क्वालिटी स्पिनर्स होने किसी टीम में। लेकिन राजीव, ये ढूंढना भी आसान नहीं है कि हर टीम के पास 2 क्वालिटी स्पिनर होगा। अगर आप वर्ल्ड की किसी भी टीम के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए या टीम उठा के देखिए, किसी के पास भी एक स्पिनर से ज्यादा अच्छा स्पिनर नहीं है, भले वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, या इवन पाकिस्तान फॉर दैट मैटर, या श्रीलंका भी। मिस्ट्री स्पिनर्स श्रीलंका के पास आते रहते हैं, बट थोड़े दिन में एक्सपोज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी स्पिनर्स हैं, जैसे भारत के पास ये जोड़ी है जडेजा और अश्विन की, या तीसरे अगर खिलाना हो तो अक्षर पटेल भी उस फॉर्मेट में आ जाते हैं, तो वो क्वालिटी स्पिनर्स शायद बाकी टीमों के पास नहीं है।
तो चलिए इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात डीआरएस की भी करेंगे कि क्या डीआरएस की वजह से रवींद्र जडेजा और अश्विन ज्यादा खतरनाक हो गए, और पहले डीआरएस होता है यानी कि अनिल कुंबले और हरभजन के टाइम में डीआरएस होता तो क्या विकेटों की संख्या और बढ़ जाती है, और तब हम देख पाते कि एक्चुअल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। इस पर आगे बातचीत करेंगे। और रवींद्र जडेजा और अश्विन की रफ्तार, जिस रफ्तार से वो गेंद डालते हैं, क्या वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब इंडिया के टर्निंग ट्रैक से आप बॉल डालते हैं? इस पर आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। हमारे साथ निखिल भाई और राजकुमार सर इस समय जुड़े हुए, और जहां से हमने ब्रेक के पहले चर्चा रुकी थी उसी से आगे बढ़ा लेते हैं। राजकुमार सर, क्योंकि हमने मॉन्टी पनेसर की बात की, ग्राहम स्वान की बात की, यहाँ पर हम शेन वॉर्न की भी बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ 2-3 बार उन्होंने दौरा किया, बट वो इम्पैक्ट इसलिए नहीं डाल पाया कि दूसरे एंड से कोई गेंदबाज नहीं होता था। यानी कि एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर आके हिंदुस्तान में आपको सीरीज नहीं जिता सकता, ये भी एक संकेत है। मॉन्टी पनेसर और ग्राहम स्वान ने जो काम किया वो शेन वॉर्न नहीं कर पाए। उनको मलाल भी इस बात करा कि हिंदुस्तान में आके वो ऑस्ट्रेलिया को सीरीज नहीं जिता पाए। कैसे आप देखते हैं? यानी कि दोनों तरफ से आपको चाहिए, इम्पैक्ट चाहिए, प्रेशर चाहिए, तभी इंडिया में आप विकेट्स ले सकते हैं। बिल्कुल राजीव, जिस तरह बल्लेबाजी में एक पार्टनरशिप होती है, उसी तरह गेंदबाजी में भी पार्टनरशिप में गेंदबाजी करनी होती है। अगर एक एंड से आप प्रेशर डाल रहे हैं और दूसरे एंड से बैट्समैन को रन मिल रहे हैं तो उसके ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं आता और वो इजीली एक एंड से आपको सेफ खेल जाएंगे। जैसे शेन वॉर्न के समय में अगर ऐसा होता था कि एक एंड से शेन वॉर्न प्रेशर बना रहे होते थे, लेकिन दूसरे एंड से प्रेशर नहीं होता था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास उस समय दूसरा क्वालिटी स्पिनर नहीं था। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि शेन वॉर्न ने भारत के अगेंस्ट सीरीज जिता दी हो। लेकिन वहीं पर ग्राहम स्वैन और मॉन्टी पनेसर दोनों ने ही टेंडम शानदार गेंदबाजी की और दोनों एंड से प्रेशर रहा। और जिस पेस के साथ उन्होंने गेंदबाजी की राजीव, वो बहुत इंपॉर्टेंट था भारत में। उससे पहले सोचा जाता था कि आप फ्लाइट में डिसीव कीजिए और तभी आप आउट कर पाएंगे, लेकिन उन दोनों ने ही काफी तेज स्पीड से गेंदबाजी की और काफी सक्सेसफुल भी रहे। शायद उन्होंने क्लू अनिल कुंबले की गेंदबाजी से लिया, जो कि काफी अच्छे पेस से गेंदबाजी करते थे लेकिन कंसिस्टेंट बहुत थे, और वही मॉन्टी पनेसर और ग्राहम स्वैन ने भारत में किया और उनको उसका फायदा मिला। निखिल भाई, कैसे आप देखते हैं जो बात मैं कर रहा था कि शेन वॉर्न अकेले आए हिंदुस्तान, कम से कम 3 दौरे उन्होंने किए और पीक पे उन्होंने अपने दौरे किए, बट वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए क्योंकि दूसरे एंड से कोई स्पिन गेंदबाज होता नहीं था। क्या ये कंपलसरी होता है? आपके टाइम में भी था कि आप जब खेलते थे, वेंकटपति राजू आ गए, फिर अनिल कुंबले आए, राजेश चौहान आए थे बीच में, रैंडम में गेंदबाजी करना हिंदुस्तान में बहुत जरूरी है। और एक और एग्जाम्पल अभी दे लें तो मोहाली में जब उनके एक लेफ्ट आर्म स्पिनर तो खेल रहे थे, बाकी धनंजय डिसिल्वा थे जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। यानी कि जोड़ी में आपको करना ही पड़ेगा अगर हिंदुस्तान में आपको सीरीज जीतना है। शायद भारत ने तो तैयार कर रखा है, समय समय पे जोड़ियां बदलती रहती हैं। विदेशी लोग इसीलिए तरसते हैं हिंदुस्तान में सीरीज जीतने में क्योंकि उनके पास जोड़ी में स्पिन गेंदबाज नहीं होते। राजीव, पहले आता हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं आपको पहले आपकी सराहना करना चाहूंगा कि खेल नीति पे ही इतनी क्रिकेट की गहराई और बारीकी से हम लोग इतने गहराई में सवाल आप पूछते हैं, तभी हम लोगों का भी इतना बेस्ट निकल के आता है। अब बाहर विदेशी जो जितनी भी टीमें रहती हैं उनके पास 2 स्पिनर निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जितनी क्रिकेट बचपन से उनकी खेली जाती है, जिस तरीके की विकेट्स हैं, वो हमेशा वो फास्ट बॉलर्स को ही मदद मिलती है, इसलिए शायद उनके वो फास्ट बॉलर्स ज्यादा निकल के आते हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने कि एक स्पिन बॉलर से आप वो इम्पैक्ट या वो प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाते, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं बतौर बैट्समैन कि दूसरे एंड पे मैं थोड़े रन निकाल लूंगा, वो प्रेशर आप नहीं क्रिएट कर पाते। एक जब टेस्ट क्रिकेट की बात करें या लंबे फॉर्म की बात करें, जब दोनों छोर से मेडन पे मेडन या छोटी अपील, इधर अपील, ये सब माहौल बनता है विकेट का। लेकिन आप अगर दोनों छोर से माहौल नहीं बना पाते तो वो बैट्समैन को भी एक कंफर्ट जोन में डाल देता है। वो बैट्समैन को भी समझ में आता है यार एक स्पिनर शायद 7 या 8 ओवर का स्पेल डालेगा, एक फास्ट बॉलर जो है वो अगर जैसे जैसे गेंद पुराना होता जाएगा 4 ओवर से ज्यादा का कोई स्पेल नहीं डालेगा या 5 ओवर डालेगा, तो वो गेंदे जो है ना वो गिन के खेल सकता है, वो प्रेशर के माहौल से निकल जाता है।
लेकिन जिस तरीके से अनिल कुंबले, हरभजन सिंह दोनों ही ऐसे गेंदबाज थे कि एक स्पेल में मैच का रुख बदल सकते थे और दोनों छोर से वो दबाव बनाते थे, वो माहौल बनता था। और बड़ा फर्क रहता है वो माहौल बनने का, वो जरूरी है। वो माहौल बनाने के लिए आपको दोनों छोर से वो चाहिए, दो गेंदबाज। वो अंग्रेजी में कहावत है राजीव भाई, तो सभी दर्शकों को भी पता होगा, इट टेक्स टू टू टैंगो। दो लोग चाहिए डांस फ्लोर में डांस करने के लिए, अकेले करेंगे मजा नहीं आएगा। बिल्कुल निखिल भाई, क्योंकि माहौल बनाने की आपने बात की, क्या रवींद्र जडेजा और अश्विन ने काफी कुछ ग्राहम स्वॉन और मोंटी पनेसर की किताब से निकाला कि इंडियन पिचेस पे, जैसा राजकुमार सर ने कहा कि स्पीड बड़ी मायने रखती है कि आप किस स्पीड पे बॉल डाल रहे हैं। टर्निंग ट्रैक पे तेज डालना, मतलब बैट्समैन को भी टाइम नहीं मिलता कि बॉल किधर जाएगा, किधर घूमेगा। क्या ये एक बड़ा लेसन था जो मोंटी पनेसर, ग्राहम स्वॉन से जडेजा और अश्विन ने लिया? ग्राहम स्वॉन से मेरी बात हुई है, इसीलिए मैंने पहले उंगली उठाई थी उनसे पूछने के लिए, जब आप गेंदबाजी करने को देख रहे थे उस दौरे पे, तो आप क्या सोच रहे थे? कह रहे क्योंकि जिस तरीके की पिचेस रहती है, मेरी सिर्फ कोशिश ये थी कि मैं जितनी तेज डाल सकता हूँ डालूंगा, लेकिन बॉल को घुमाने के लिए। सिर्फ तेज डालने को देखेंगे तो एक स्पिनर, फिंगर स्पिनर ना, वो उसका गेंद फिर सीधा चलने लगेगा, वो उंगली नहीं लगा पाएगा। तो सोच ये थी कि आपको हर गेंदबाज की एक ऑप्टिमम स्पीड होती है जब वो बॉल घुमाने को देखता है, आप उस ऑप्टिमम स्पीड पे गेंद डालने को देखें। इसीलिए मोंटी पनेसर भी इतने खतरनाक और असरदार साबित होते, क्योंकि जिस पेस पे वो बॉल को घुमा रहे थे तो वो खेलने में दिक्कत हो रही थी। और ये ग्राहम स्वॉन की मुझे लगता है बहुत अच्छी बात थी कि हर एक गेंदबाज की एक ऑप्टिमम स्पीड है। आप ज्यादा धीरे डालेंगे तो आप शायद विकेट से जो टर्न मिल भी रहा है वो आपको उतना फर्क नहीं डालेगा, ज्यादा तेज डालेंगे तो फिर भी बैट्समैन को बॉल सीधा सीधा रहेगा। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, मैं किसी का अनादर नहीं कर रहा, यंग गेंदबाज है, सीखने को बहुत कुछ है। जयंत यादव और रविचंद्रन अश्विन और जडेजा में आप तुलना कर लीजिए, वो शायद वो उतावलापन था जयंत यादव का कि मुझे विकेट चाहिए, वो होता है एक, क्योंकि आप बतौर थर्ड स्पिनर खेल रहे हैं, दूसरे छोर से स्पिनर्स विकेट लेने, वो थोड़ा सा तेज डालने लग गए थे, वो विकेट की तरफ भाग रहे थे, वो अपनी ऑप्टिमम स्पीड पे नहीं डाल रहे थे, अपनी ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा तेज डालने को देख रहे थे, इसलिए उनका गेंद ज्यादा सीधा चल रहा था। राजकुमार सर, क्योंकि शेन वॉर्न की बात हुई तो ढेर सारे सवाल आने लगे, जिस तरह से इंडियन मीडिया में उनको कंपेयर किया गया मुरलीधरन के साथ। हमने निखिल भाई ने कल खेल नीति के प्लेटफॉर्म पे उनको श्रद्धांजलि भी दी थी। कैसे आप देखते हैं हमारे यहाँ जिस तरह से अचानक कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, अचानक शेन वॉर्न की वो तमाम चीजें आप बाहर लाने लगते हैं जो जिसका ताल्लुक क्रिकेट के मैदान के अंदर नहीं है? नहीं, देखिए वो उनका पर्सनल लाइफ है, लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड क्रिकेट में एज ए लेग स्पिनर, आई थिंक ही हैज बीन द बेस्ट लेग स्पिनर एवर वर्ल्ड क्रिकेट में, और वो उन्होंने प्रूव किया है। बाकी उसके बाद जो वो क्या करते हैं ये उनकी पर्सनल लाइफ है, और किसी को कोई हक नहीं है किसी के पर्सनल लाइफ में झांकने का। और मेरा मानना है कि आप उनके जो ब्यूटी है, जो उन्होंने किया है, जो कंट्रीब्यूशन है, उसको सराहें, बाकी चीजों को छोड़कर। बिल्कुल निखिल भाई, अब सवाल आपके लिए आ गया कि आप जरा अपना फेवरेट स्पिनर बता दें, और राजकुमार सर से भी यही सवाल है फिर। देखिए फेवरेट स्पिनर सवाल है जी। मैं अनिल कुंबले जी के साथ खेला हूं, मेरा ये सौभाग्य था, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। मैं हरभजन सिंह को बहुत बड़ा स्पिनर मानता था, क्योंकि उनके खिलाफ जब खेले थे, थोड़ी बहुत बैटिंग की, उनको नेट्स में साथ में बॉलिंग करते हुए मैं देखता था। उससे पहले के दौर पे बिशन सिंह बेदी, येरावली प्रसन्ना, उनको मैंने एक्शन में नहीं देखा। तो जिन गेंदबाजों को मैंने देखा है उनके बारे में बता सकता हूँ। शेन वॉर्न को मैं खेला हूँ, उनका गेंद हवा में भी सीटी बनाता था। मनिंदर सिंह एक जब गेंदबाजी करते थे राजीव भाई, उनका गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से वो हवा में ड्रिफ्ट करके वो लेग स्टंप पे गिर के और फिर ऐसे बॉल टर्न करता था, और मतलब अच्छी खासी, कीपर जब बैठता था या खड़ा होता तो वो जी और उनके कंधे की हाइट पे आती थी। तो मेरे लिए ये भारतीय स्पिनर जो है, ये मेरे लिए मतलब अद्भुत कला थी, क्योंकि मैंने उनको लाइव एक्शन में देखा है, उनके साथ खड़े होके क्रीज पे मतलब बॉलिंग करने का सौभाग्य मिला था। उसके बाद अब अश्विन है, जडेजा, ये सभी गेंदबाज अच्छे, पर मेरे फेवरेट ये तीन स्पिनर अनिल कुंबले, हरभजन सिंह और मनिंदर सिंह। क्योंकि आपने मनिंदर सिंह का जिक्र छेड़ा, फिर वही बात जोड़ी क्या जाती है राजकुमार जी कि मनिंदर सिंह और शिवराम कृष्णन का भी एक एरा था, छोटा सा एरा था, जब उन्होंने बड़ा डोमिनेट किया। दोनों यंग स्पिनर थे, बहुत कमाल के फील्डर्स थे दोनों। वो भी एरा आपके जहन में होगा राजकुमार सर, और आप अपना फेवरेट जो है स्पिनर बताएं। बिल्कुल राजीव, देखिए मेरे फेवरेट तो आइडल, मैंने जितना भी देखा बिशन पाजी को, तो
बिशन सिंह बेदी एक बहुत बड़े गेंदबाज थे और जो उनका फॉलो थ्रू था, जो रनअप था, और वो भी जोड़ी में ही करते थे, मतलब प्रसन्ना चाहिए साथ में या चंद्रशेखर, तभी प्रसन्ना चाहिए या चंद्रशेखर चाहिए। लेकिन हाँ, राजू भाई मेरे से कई साल जवान है तो मैंने बिशनबाजी को देखा नहीं है। मनिंदर के साथ तो राजीव, मैं रणजी ट्रॉफी में हम लोग इकट्ठे गेंदबाजी करते थे। मनिंदर एक एंड से करते थे, मैं दूसरे एंड से करता था। तो मैंने मॉडर्न एरा में मेरे ख्याल से बहुत जो हमारे पहले 4 स्पिनर हुए हैं, उनके बाद जो सबसे अच्छा स्पिनर मैंने देखे तो शायद वो मनिंदर सिंह ही थे। जिस तरह बॉल उनका ड्रिफ्ट करता था और उसके बाद लैंड करने के बाद जो हाइट उन्हें जो बाउंस मिलता था, वो वाकई में बहुत लाजवाब था। और साथ साथ उनके उसी एरा में एल.एस. शिवरामकृष्णन, वो भी एक बहुत ही शानदार गेंदबाज थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भाई अब वापस डीआरएस के मुद्दे पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ढेर सारे सवाल आ रहे हैं कि जडेजा और अश्विन जो इतने सक्सेसफुल है इंडिया में, उसमें डीआरएस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वो पहले हरभजन और अनिल कुंबले के टाइम पे होता तो शायद हम चर्चा फिर अनिल कुंबले और हरभजन की कर रहे होते ज्यादा, कि सबसे डेंजरस जोड़ी है। आज क्या खा के आप शो कर रहे हैं? आज तो बिल्कुल क्रिकेट की गहराई में और एक के बाद शानदार सवाल के ऊपर शानदार सवाल आ रहे हैं। राजीव भाई बहुत बढ़िया सवाल है यार। ये हम लोग बहुत चर्चा करते हैं कि उस एरा में अगर वो डीआरएस होता हरभजन सिंह के लिए और खासतौर से अनिल भाई के लिए, अनिल भाई ने उस दौर में कितनी बारी गेंद पैड पे लगाई है, वो अद्भुत है। और मेरे ख्याल में वो विकेट टैली बढ़ जाती, लेकिन वो तुलना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो एक अलग दौर था और ये एक अलग दौर है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, इस जोड़ी के बाद जो अगली जोड़ी आएगी शायद उनको टेक्नोलॉजी के लिए और थोड़ी सी मदद मिलेगी। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ गुरुजी, जहां जा रहे हो बिल्कुल सही पकड़े हैं कि विकेट्स की टैली बढ़ जाती दोनों की। क्या आप मानते हैं राजकुमार सर, डीआरएस और खतरनाक बना रहा है रवींद्र जडेजा और अश्विन को, और जिस रफ्तार से वो गेंदबाजी करते हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, ज्यादा लीथल बनाता है इंडियन कंडीशंस में इन दोनों गेंदबाजों को? राजीव, मैं कहूँगा बहुत बड़ा एडवांटेज है। मतलब आपको डीआरएस से बहुत एडवांटेज होने लगा है। अगर आपको याद हो कि जब हम लोग खेलते थे, या मैं कहूँगा निखिल के टाइम पर भी, अगर बैट्समैन ने फ्रंट फुट रख दिया और बॉल आके लगा तो एम्पायर कहता था नॉट आउट, अभी 8 फीट ट्रेवल करना है बॉल को तो आप नॉट आउट हैं। बट डीआरएस के आने से ऐसा नहीं है। आप इम्पैक्ट के बाद वो जो दिखाते हैं कि बॉल ने ट्रेवल करके विकेट में लगना है, तो बहुत ज्यादा एडवांटेज हो गया अब स्पिनर्स को। और वाकई में अगर अनिल कुंबले के समय डीआरएस होता तो उनको बहुत एडवांटेज होने वाला था। 1000 विकेट से ऊपर होते हैं आपको लग रहा है राजकुमार सर? बिल्कुल जरूर होती उनकी, क्योंकि वो तो कंसिस्टेंटली गुड लेंथ पे डालते थे मिडिल स्टंप पर, तो उनको बहुत फायदा होने वाला था। निखिल भाई, डीआरएस को इसलिए भी थोड़ा फायदा उठा रहे हैं रवींद्र जडेजा, एक तो थोड़ा सा राउंड आर्म एक्शन है और ज्यादा बॉल अंदर आता है, जो आप बात कर रहे थे, यानी कि अगर लाइन पे पड़ा तो फिर आप बच नहीं सकते, क्योंकि फिर एक तो अंपायर भी थोड़े लीनियंट है आज के दौर में। पहले के अंपायर फ्रंट फुट पे आउट नहीं देते थे, अब का जिगरा है अंपायर्स का भी, और रूल बदल गए हैं कि फ्रंट फुट पे भी आउट देते हैं, तो चीजें भी थोड़ी फेवर में जा रही हैं अश्विन और जडेजा के। ये देखिए आर्ट है, कला है, किस तरीके से आप पेस वेरी करते हैं, लाइन वेरी करते हैं, क्रीज की चौड़ाई का आप इस्तेमाल करते हैं, गहराई का इस्तेमाल करते हैं बतौर बॉलर की। आपकी कोशिश होती है कि अगर मैं बैट्समैन के पैड पे मार दिया स्टंप्स के भीतर में तो मेरा चांस बहुत बढ़िया हो जाता है। वो फोर्स करता है बैट्समैन को थोड़ा सा टेक्निक में बदलाव करने के लिए। आप अगर बैट पैड के आगे नहीं रखेंगे तो फिर स्पिनर आपके ऊपर हमेशा हावी होने को देखेगा। इसलिए आप अगर करीब से देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में खास तौर से जितने भी बैट्समैन जब डिफेंस करने को देखते हैं, अब वो बैट हमेशा पैड के आगे रखते हैं कि भाई मैं एक तरफ का एज बचा सकता हूँ, अगर अंदर वाला मैं बचा रहा हूं तो पैड पे नहीं लगने दे सकता, क्योंकि पैड पे लगेगी तो मैं आउट हो जाऊंगा। सामने से टर्न होके चली गई तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो अच्छा गेंद है। तो आप एक तरफ का एज बचाने को देख रहे हैं, वो टेक्निक में भी थोड़ा सा बदलाव नजर आ रहा है। चलिए निखिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जबरिया जोड़ी पे हम आज बातचीत कर रहे थे, यानी अश्विन और जडेजा पर, और ये जबरिया जोड़ी आने वाले समय में भारतीय पिचों पे जब मैच खेलेगी तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी। रोहित शर्मा को अगर बतौर टेस्ट कैप्टन अपना इम्पैक्ट छोड़ना है, क्योंकि भारत में टेस्ट मैच जीतना है, जैसा कि आज हमने चर्चा भी की कि अगर 2 क्वालिटी स्पिनर आपके पास हैं तो फिर आप यहाँ पर टेस्ट मैच जीतने का सोच सकते हैं या भारत को रोकने का आप सोच सकते हैं। नहीं तो फिर ऐसे में 2 स्पिनर जिस तरह से रवींद्र जडेजा और अश्विन गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत मुश्किल आने वाली है।
इस दौर में। तो चलिए खेल नीति के साथ आप जुड़े रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीमिश मेरा ट्विटर हैंडल है। @खेलनीति ये खेल नीति का ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank the sponsors on the network this week. Thank you so much to Cred, Ciet, and Global Victoria. Without you guys, this thing would not be possible. So, on the note, Maruk Inayat gives us an overview of the potential Twitter ban in India. On this round is on me. Gauri Devi Dayal was joined by actor-producer Purna Jagannathan to talk about her career in Bollywood, Hollywood, and theatre. She talks about the upcoming season of the show Never Have I Ever. On Cyrus Says, we had legendary musician Usha Uttup. She took us through her journey and shared her experiences as the unconventional musician. In the second installment of the Father's Day special on Akla Station Adulthood, Ayushi has a candid conversation with her father, Siddharth Amin. On the Global Victoria Tech Talks podcast, we showcase some compelling new tech stories coming out of Melbourne. Whether it's from the buzzing gaming industry or the robust edtech sector, Victoria is increasingly becoming a hub of emerging technology. And we talk to some thought leaders and industry legends about the same. Catch all the action from the World Test Championship on the Edges and Sledges podcast. For our Hindi listeners, we have Khel Niti, which goes live on YouTube every morning. And with that, I hope to see you again next week. Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, foodpreneur and chef Saransh Koila joins Varun to talk about his latest venture, Bombay Meal Rolls. On Paisa Vaisa, Anupam speaks to Ashwin Patni, head product and alternatives at Axis AMC. They discuss the LSS investing in India. On Smarter with Sid, Siddharth highlights lessons we should all learn from the Tinder Swindler documentary. On Tere Mere Raste, Keshav takes us on a tour of Dubai's grand malls. And on Say No to Drama, Chetna talks about our relationship with money. So, on a personal note, I wanted to let you all know that this week marks the 7th anniversary since I started IVM. I'm eternally grateful to the team we have here, especially Kavita Rajwade and Tejas Sringarpure, who have been here since the beginning. They've seen the struggles, our eventual acquisition by Pratilipi, and our continued struggles to make podcasting a large and thriving part of the media industry. We have the best hosts in the world, and I have to say that I'm so glad and so grateful that they have chosen to work with us. And finally, I'd like to say thank you to you, the millions of folks who have heard or watched our content. All I can say is, you ain't seen nothing yet. I hope you join us as we continue this journey. In the meanwhile, do follow us on social media. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platform you're listening to. You can also check us out on YouTube. To get a list of all of our channels, you can go to ivmpodcast.com/YouTube, where you can go to all the channels. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Bank of Baroda, Max Life Insurance, India Water Portal, and HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible.